किसान इन सरहदों पर डटा हुआ है। ये सरहदें गुरुओं की सरहदें हैं। ये सरहदें दादा छोटू राम की सरहदें हैं। ये सरहदें चौधरी चरण सिंह की सरहदें हैं। ताऊ देवी लाल की सरहदें हैं। ये सरहदें बाबा टिकैत की सरहदें हैं। ये सरहदें संसद को घेरे किसानों के वजूद की सरहदें हैं। इन सरहदों में इतनी ताकत है कि आपकी छोटी बेटी को मध्य प्रदेश से यहाँ आना पड़ा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्कार। तो ये 7 साल की सनिका पटेल हैं, तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं, किसान की बेटी और 4-5 सालों से किसान आंदोलन में पहुंचकर आंदोलनकारियों की हौसला अफजाई करती हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के आलनपुर गांव की निवासी हैं। सनिका का यह संबोधन दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर था। वो 3 दिन के लिए दिल्ली आई थी और कार्यक्रम में आगे सनिका से हम बात करेंगे आज। तो ये किसान आंदोलन जो है आज 41वें दिन पहुंच चुका है। बैठकों के दौर की खबरें आज भी आती रहीं, लेकिन इस आंदोलन को सजग बनाए रखा है आपसी भाईचारे और सहयोग ने। देश की राजधानी के मौसम भी किसानों का सब्र का इम्तिहान ले रहा है। ठंड और बारिश के बीच दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे रहे। इस ठंड के बीच किसानों ने बिना शर्ट के प्रदर्शन किया और अपने संकल्प का संदेश दिया। उधर बारिश का असर मीडिया सेंटर पर ना पड़े इनके, इसलिए ईंट सीमेंट से आज इसे मजबूती दी गई है। टीकरी बॉर्डर पिलर नंबर 755 पर मीडिया और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन को जो वहाँ की जगह है उसको एक तरह से पक्का कर दिया गया। तो आज रोहतक और जींद से महिला किसान ट्रैक्टर लेकर निकल पड़ी हैं। अपना साथ और सहयोग जताते हुए उन्होंने ये भी अपना मोर्चा खोल लिया है। महिला किसानों की चेतावनी है कि 26 जनवरी को लाल किले तक पहुंचेंगी। को हमने सब ट्रैक्टर चलाने सीख ले, हम जाएंगे, अंदर जाएंगे बस। अब सरकार से बातचीत भी चल रही है, अब तो क्या लगता है समाधान होगा? नहीं होगा तो फिर हमारे सीनियर बताएंगे क्या होगा। पूरी तैयारी है? पूरी। कब तक रुकेंगे यहाँ? जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाती। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਸਭ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਗੋਡਾ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। 2024 तक बैठना पाया असी बैठांगे क्योंकि राशन पानी असी अपना नाल लेके आए हैं। यदि सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती ना, यहाँ तो 10-12 ट्रैक्टर हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं। वहाँ लाखों की संख्या में लेडीज हैं, अपने ट्रैक्टरों के साथ वहाँ पहुँचेंगी और परेड करेंगी लाल किले पे। ये इतिहास होगा और अब हम इस चीज़ से पीछे हटने वाले नहीं जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। महिला शक्ति मैदान में आ चुकी है। तो कितनी लेडीज ट्रैक्टर यहाँ लेकर यहाँ पर ट्रेनिंग पाई है? यहाँ ट्रेनिंग ले चुकी है लगभग 50-100 के करीब। तो जब यहाँ 50 सकते हो तो दिल्ली कितनी? दिल्ली कम से कम लाखों की संख्या में होंगी महिलाएं। हर जिले में तैयारी चल रही है। तो मतलब सरकार को संदेश देना चाहते हो आप? सरकार को संदेश देना चाहते हैं भाई आप टेलर देख लो, हमें ऐसा मौका मत दीजिए कि हमें फिल्म दिखानी पड़े, नहीं तो लाल किले के आपकी बार लाल किले पे कुछ नज़ारा और ही होगा। तो इस बीच बागपत से कुछ किसान ट्रॉलियों में 45 क्विंटल गुड़ लेकर किसानों को बांटने के लिए पहुंचे। बागपत का गुड़ है जी। अच्छा। बड़ौद के पास दहा गाँव है यूपी में। अच्छा। वहाँ से है जी। वहाँ से आए हो? हाँ जी। कुल कितना गुड़ लेकर आए? 45 क्विंटल माल है जी। अच्छा। हाँ जी। तो ये सारा किसान सेवा में है जी सब। अच्छा। तो आपका अपना बनाया हुआ गुड़ है? हाँ जी, अपने को। अच्छा। अपने कलेसर से। अच्छा अच्छा। ताऊ आप भी वहीं से आए हो? हाँ, दहा से ही सब। अच्छा। दहा गाँव है बड़ौद के से 20 किलोमीटर। हमारा 100 क्विंटल माल और आएगा जी। अच्छा। इससे पहले 8 दिन पहले हम फिर दे गए थे 40 क्विंटल माल। अच्छा। और अब ये बांट के फिर आएंगे जी। तो आप गुड़ी लेकर क्यों आए हो? गुड़ी
सर्दी के लिए सबसे अच्छी चीज है जी। अच्छा, हाँ जी, तो इसीलिए हम गुड़ लेकर आते हैं जी। तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर गुड़ के लिए मार मची हुई है और गुड़ ये काफ़ी अच्छा है। ये इन्होंने खुद गुड़ तैयार किया है और वही गुड़ 45 कुंटल ये गुड़ ट्रैक्टर में भर के लाए हैं। और आप देखें कि यहाँ पर जो किसान हैं वो किस तरह से गुड़ ले रहे हैं। जी बताइए। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? हम दहा से आए। चौगामा दहा चौगामा क्षेत्र पड़े, गांव दहा पड़े। अच्छा, नाम गुल्लू रोना है जी। तो ये गुड़ आपने खुद तैयार किया है? हाँ, ये खुद तैयार करा हमने अपने गन्नू का। किसान ने सबने इकट्ठे करके गन्ना दिया, उससे 45 कुंटल गुड़ करवाया कोल्लू में। अच्छा। और इस अब सेवा में लग रहे हैं जी। पहले भी आए थे, अब फिर सेवा कर रहे हैं। पूरे गाँव के किसानों ने दिया है? हाँ, नहीं 20-30 किसानों ने इकट्ठा करके दिया है जी। हाँ, सेवा कर रहे हैं जी लोगों की। अब लाए जी, फिर ले आओगे 50-100 कुंटल जी। तो आज किसान संगठनों की करीब 4 घंटे बैठक चली। उन्होंने फैसला लिया कि आंदोलन को और अब व्यापक बनाएंगे। 7 जनवरी को सुबह 11 बजे ट्रैक्टर रैली होगी जो 4 दिशाओं से आगे बढ़ेगी। हमारे सहयोगी मुकेश सिंगर के अनुसार कुंडली, सिंघू, गाजीपुर, टीकरी, मेवात के रिवासन से रैली निकलेगी और इसमें दिवंगत, आपको बता दें, जो किसान नेता हैं उनको याद भी किया जाएगा। ये हम आपको रूट मैप दिखा रहे हैं। तो ये भी है कि हर गांव से 10 ट्रैक्टर निकलने की बात सामने आ रही है। 7 तारीख की रैली को ट्रेलर बताया जा रहा है 26 जनवरी के लिए। 13 तारीख को लोहड़ी के दिन किसान संकल्प दिवस होगा। कहा जा रहा है इस दिन 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर परेड निकलेगी। आइए सुनते हैं किसान नेता ने क्या कहा। 30 तारीख तक एक 2 हफ्ते का जन जागरण अभियान, झंडा दौड़ अभियान। इसी के बीच में कहना चाहता हूं कि जो हमारा पहले से अनाउंस किए हुए प्रोग्राम है वो है कॉरपोरेट हाउसेस के खिलाफ, खास करके अडानी और अंबानी का प्रोडक्ट्स और उसकी सर्विसेज के खिलाफ वो जारी रहेंगे। बाइकआउट, उनका बाइकआउट जारी रहेगा। हरियाणा, पंजाब में टोल प्लाजे के ऊपर पर्ची नहीं लगेगी, वो खुले रहेंगे। और साथ ही ये जो एनडीए के पार्टनर्स, बीजेपी और उसके जो जितने भी घटक पार्टीज उसके साथ है एनडीए में, उनको एक्सपोज करना, उनका बाइकआउट करना, धरने लगाना, काले झंडे दिखाना वगैरह वगैरह। वो जो हमारा एक किसानों का, जनता का प्रोग्राम है वो भी पूरे देश में इम्प्लीमेंट रहेगा। 18 तारीख को महिला किसान दिवस होगा। 23 तारीख को ये सुभाष चंद्र जी के जन्मदिन के ऊपर आजाद हिंद किसान दिवस होगा। और 25-26 को हमने पहले ही बताया कि 26 को एक किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी। जी, सुबह खबर आई कि प्रधानमंत्री पंजाब से 2 बीजेपी के नेताओं से आज मिलेंगे और किसानों के रुख का आंकलन करेंगे। तो बीजेपी के नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल और सुरजीत कुमार जियाणी शाम करीब 6:30 बजे प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। पहले यही हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री की नेताओं से बातचीत के क्या मायने हैं। 2 वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ हैं और साथ ही देवेंद्र शर्मा भी हमारे साथ, जो एक कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। पहले विनोद जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, अगर ये सुबह खबर आती है और इस समय प्रधानमंत्री अगर 2 किसान नेताओं से बात कर रहे हैं, पंजाब के बीजेपी के नेताओं से, क्या मायने हैं इसके? देखिए, इसके एक चीज साफ है कि अब प्रधानमंत्री ने सीधे किसान आंदोलन को लेकर के दिलचस्पी लेनी शुरू की है। अभी तक जाहिर है मंत्री बात कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी किसानों को, किसान जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर कोई अपना हस्तक्षेप नहीं किया था। वो अपने वक्तव्य में जरूर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने किसानों को गुमराह कर दिया है, किसानों को भ्रमित कर दिया है। वो कच्छ में गए, वहां के किसानों से बात की, उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों से बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं से अगर वो मिल रहे हैं, पंजाब के जो किसान नेता हैं, तो निश्चित रूप से इसके 2 मायने हैं। पहला तो ये है कि जो सूचना इस किसान आंदोलन को लेकर के प्रधानमंत्री जी को सरकारी तंत्र से मिली है, यानी जो खुफिया तंत्र है, जो राज्य सरकारें हैं, हरियाणा सरकार है या पुलिस है, उसके जरिए जो सरकार को सूचना मिलती है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जाती है, उसके अलावा वो सीधे अपने पार्टी तंत्र से जो है एक फीडबैक ले रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं कि भाई ये जो किसानों का आंदोलन है इसमें कौन कौन से वर्ग शामिल हैं, कौन इसकी बैकिंग में है, आढ़तियों का क्या रोल है, किसान जो है उनका साइज क्या है, कि मतलब वो बड़े किसान हैं, छोटे किसान हैं या मध्यम किसान हैं, किस किस वर्ग के लोग हैं,
क्या हरियाणा पंजाब के ही किसान हैं या और राज्यों के किसान भी इसमें शामिल हो रहे हैं? पंजाब में इस आंदोलन को लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? किस हद तक पंजाब के लोग इससे जुड़े हुए हैं? इससे राजनीतिक नफा नुकसान क्या होगा? ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री जी स्वयं सीधे समझना चाह रहे हैं, क्योंकि किसानों की जो मांगे हैं, खास करके तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग और एमएसपी की खरीद को अनिवार्य बनाने की मांग जो है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही सीधे कॉल लेनी है, उनको ही फैसला करना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है विनोद जी, आप ये सही कह रहे हैं कि तमाम आकलन प्रधानमंत्री कर रहे होंगे, क्योंकि अगर इस कानून पर कोई भी फैसला लेना है सरकार की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ले सकते हैं। देवेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, आप किस तरह का असर अब तक इस आंदोलन का देख रहे हैं, अगर आंकलन करें, क्योंकि आप दोनों तरफ को समझते हैं, तो उस लिहाज से आपका आंकलन क्या है? आज 41वें दिन ये आंदोलन पहुंच चुका है और आज जिस तरह से जो बैठक हुई किसानों की, उनका ये कहना था कि हम अपने आंदोलन को और गहरा और व्यापक बनाएंगे, तो आपका आंकलन क्या है इस समय आज? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट या मूवमेंट जिसको हम कह रहे हैं आजकल फार्मर्स का हो रहा है, मुझे लगता है कि अगर हम इसको दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैंने शायद कहीं देखा या पढ़ा हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन और इतना मजबूत आंदोलन मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं पर भी देखा गया है। और इसके बहुत बड़े इम्प्लीकेशंस हैं, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से समाज आज किसानों के साथ खड़ा है, अगर स्पेशली अगर आप पंजाब में आके देखते हैं, गांव में जाके गतिविधियां देखते हैं, गांव ही क्यों, शहरों की देखिए, हमारे हर शहर से रिपोर्ट्स रोजाना यहाँ अखबारों में छपती हैं कि आज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या कल आप देखें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स या आर्मी वेटरन्स, स्पोर्ट्स पर्सन या समाज का हर एक तबका जो है आज किसानों के साथ खड़ा है, चाहे वो सिंगर्स हैं या बच्चे जैसा अभी आपने एक बच्ची को दिखाया था बोलते हुए स्टेज पर, वो यहाँ पर भी सारे पंजाब में हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अद्भुत आंदोलन है एंड जैसा इंग्लिश में कहते हैं कि आइकॉनिक मूवमेंट है ये फार्मर्स की। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सरकार जो है इस जो डायलॉग में जो हम देख रहे हैं, कम से कम 7 राउंड जो हो चुके हैं, ये जो विनोद जी ने जैसे पहले कहा कि ये जो दोनों बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन तो नहीं है, ये जो किसानों की जो बात प्राइम मिनिस्टर के साथ जो नुमाइंदे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और जानते हुए कि इनका दोनों का कितना बड़ा रोल रहा है, फार्मिंग सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह पंजाब की, और मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट जो वार्ता होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ या हुई होगी जो आज, मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है शायद ये छोड़कर आएंगे। क्योंकि मैं आपसे एक ही बात समझना चाहूंगी, अब तक 41 दिन हो चुके इस आंदोलन को, यही कहा जा रहा है कि ये तो पंजाब के किसान हैं। हालांकि आज जब ये आंदोलन के बाद बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हरियाणा संगठन के भी उन्होंने भी बताया, बात रखी अपनी, और जो किसान आंदोलनकारी हैं वो कह रहे हैं तो हमारे यहाँ तो देश भर से लोग आ रहे हैं, लेकिन क्यों एक तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ पंजाब हरियाणा के हैं, कुछ इलाके यूपी के आ गए? क्या ये सिर्फ यहीं तक सीमित है या इसका असर वाकई अन्य राज्यों में भी है? देखिए, ये एक मैसेज कन्वे करने की बात जो हो रही है, कोशिश हो रही है बहुत दिनों से कि सिर्फ ये पंजाब का आंदोलन है या सिर्फ हरियाणा का आंदोलन है। मुझे लगता है कि ये जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि ये डेलिब्रेट है, और क्यों है ये भी हम समझते हैं। देखिए, एक चीज हम ना भूलें कि सारे देश में जो क्यों इतना जो इसी तरीके से जो गुस्सा है किसानों का सड़कों पर क्यों नहीं है। हालांकि आज देख रहे हैं कि हम बहुत से प्रदेशों पर अपने ही लेवल पर बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सी अलग अलग किस्म के उनके अपने तरीके हैं उसको एक्सप्रेस करने के, वो हम देख रहे हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर हम सोचें कि उड़ीसा से भी लोग आए, मध्य प्रदेश से भी लोग आए, महाराष्ट्र से भी लोग आए, इतने नंबर्स में नहीं आ सकते जितने की जो नजदीक के क्षेत्र हैं वहां से लोग आ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, हम ये ना बोलें कि मुख्यतः जो डिमांड है वो ये है कि एमएसपी को लीगल करने की बात है। शरद पवार जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि 71% किसानों को तो पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या होता है, दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट जिसमें एमएसपी डिलीवर होता है। तो जब किसानों को पता ही नहीं है तो ऑब्वियसली जो मूवमेंट है वो पंजाब हरियाणा में इसलिए केंद्रित है क्योंकि ये लोग समझते हैं, और इनकी जो डिमांड है शायद सारे देश के किसानों को अब ये समझ आ रही है कि उन्होंने क्या खोया या क्या नहीं पाया आज तक। क्योंकि अब हम देख रहे हैं, एक स्टडी मैं छोटी सी बताना चाहता हूं, अभी एक वार की एक स्टडी थी कि अक्टूबर नवंबर के महीने में देश के ही उन्होंने सरकारी पोर्टल का डाटा उन्होंने लिया, उसको एनालाइज किया और कहा अक्टूबर नवंबर में 2 महीने में ही किसानों को अगर एमएसपी पे अपनी चीजें बेच पाते, मैं हर एक क्रॉप की बात कर रहा हूं, सिर्फ व्हीट एंड पैडी की नहीं, तो किसानों को 1900 करोड़ रुपए का फायदा होता।
अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण ये स्टडी है कि 1900 करोड़ देवेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और अभी हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश से खबर दिखाई थी, उसकी रिपोर्ट थी और उस पर मध्य प्रदेश सरकार ने संज्ञान भी लिया कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसमें कितनी खामियां थी। और फिर जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बोला नहीं, हम एक बेहतर कॉन्ट्रैक्ट देंगे जिसमें दोनों की बातें सामने आएंगी। तो ये ऐसी छोटी छोटी जानकारियां सामने आ रही। विनोद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आपको याद होगा जब ये आंदोलन शुरू हुआ था और जब 2-3 दौर की बातचीत कारगर साबित नहीं हुई थी, तो प्रधानमंत्री की तरफ से या ये सरकार की तरफ से कोशिश थी कि तमाम मंत्री हैं और तमाम विधायक हैं अपने एरियाज में जाएंगे और समझाएंगे कि ये कृषि कानून कितने फायदेमंद हैं। उस मुहिम का क्या हुआ? क्योंकि आज जो किसानों की बैठक हुई उनका ये कहना था, 1-2 शब्द थे कि ये गहरा करेंगे इस आंदोलन को हम और व्यापक करेंगे। तो हम पूरा वो नहीं दे सकते क्योंकि उसमें ये सब भी लिखा था कैसे जिलों में और छोटे छोटे गांव में किस तरह से बैठकें करनी है किसानों को। लेकिन जो ये स्ट्रैटेजी है पहले सरकार की तरफ से फिर किसान भाइयों की तरफ से, ये कितनी कारगर होती दिख रही है? और सरकार की पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि राजनीतिक तौर पे बहुत अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं। देखिए, जिस मुहिम की आप बात कर रही हैं, जिसमें मंत्रियों को जाना था, बीजेपी के नेता, सांसद, सबकी ड्यूटी लगाई गई थी, वो जाके गाँवों में इसको कानूनों का प्रचार करेंगे, कृषि कानून कितने किसानों के हित में है। अगर वो मुहिम सफल हो रही होती तो शायद प्रधानमंत्री जी को पंजाब के 2 अपनी पार्टी के किसान नेताओं को बुला के बात करने की जरूरत नहीं होती, और केंद्र सरकार के मंत्री भी शायद बातचीत से अपने को नमस्ते कर लेते कि हम तो देश के किसानों को समझाने में कामयाब हो गए और अब ये लोग बैठे रहे। अब ये उनको लग रहा है, वो जब वो जा रहे हैं गाँव में, जो देवेंद्र जी ने भी कहा कि अब जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा जो राज्य हैं, जो इलाके हैं, वहां के किसानों को एक चीज समझ में आ रही है कि अरे हमको तो एमएसपी मिली नहीं और एमएसपी के तो इतने फायदे हैं कि आज हरियाणा और किसान और पंजाब के किसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जो है उनकी आमदनी इतनी ज्यादा है और वो इसीलिए सड़क पर बैठे हुए हैं और हमको तो ये मिला ही नहीं, ये हमको भी मिलना चाहिए। तो एमएसपी का मुद्दा धीरे धीरे ये देशव्यापी होता जा रहा है और जिन किसानों को, जो 92% किसानों को एमएसपी नहीं मिला, वो भी उनके अंदर भी एमएसपी लेने की एक इच्छा जागृत हो गई है। लेकिन क्या विनोद जी, वो जो किसान हैं और हम पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ किसानों को देख कितने सबल हैं, अपने आप खिला रहे हैं, औरों को भी खाना खिला रहे हैं, एक अन्नदाता हैं, वो भूमिपुत्र हैं वो। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो किसान है, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, जो एक बड़ा वर्ग है, वो तो आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर स्थिति पे रहता है। तो उस लिहाज से उसमें क्यों एकता क्यों नहीं नजर आ रही, या उसको जरूरत नहीं है, या उस तक पूरे ज्ञान नहीं पहुंचा है? आपका क्या आंकलन है? नहीं, जरूरत उसको है, और जरूरत इसलिए है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति तभी सुधरेगी जब उसको उसने फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन जो हालत अभी बिहार में जिस तरह से मक्का और धान जो है आधे दाम पर बिका, वहां पर खरीदा गया और यहाँ पंजाब में आकर के वो बिका, तो वो सारी चीजें समझ में, वो एक बड़ा कृषि का, एक अर्थशास्त्र का बड़ा मकड़ जाल है जिसमें वो फंसे हुए हैं, लेकिन वो उससे अब निकलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी देवेंद्र जी ने कहा, मैं भी जगह जगह स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो भी रहे हैं, लेकिन चूंकि नेशनल मीडिया का सारा फोकस दिल्ली के आंदोलन पर है, इसलिए ये जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो फोकस में ज्यादा है। और ठीक है, देखिए प्रतिनिधित्व तो अन्य राज्यों के किसान नेताओं का भी है। मध्य प्रदेश के कक्का जी जो लगातार डटे हुए हैं, उड़ीसा के किसान हैं, महाराष्ट्र के हैं, मैं तो कईयों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, तमाम लोग आए हुए हैं। तो ये मुद्दा तो ये बन ही गया है। ठीक है, ठीक है विनोद जी, मैं देवेंद्र जी आपसे अब एमएसपी सबको देना पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए, तभी शायद कानून बनाने से हिचक रही है। रास्ता क्या आप देख रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि पूरे तीनों कानूनों को आप हटा दीजिए, रिपील कर दीजिए, सरकार नहीं मानेगी, कोई रास्ता निकलता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो ठीक है कि सरकार कह रही है कि हम इसको सारे देश में एमएसपी को लीगलाइज नहीं कर सकते या इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। मेरा मानना थोड़ा इससे हटकर है। मेरा मानना है कि ये हम कर सकते हैं और करने की जरूरत भी है। अब देखिए, अगर इकोनॉमिक सर्वे 2016 कहता है कि किसान परिवार की आधे देश में 17 राज्यों में अगर सालाना उनकी इनकम देखें तो मात्र 20,000 रुपए साल की एक किसान परिवार की इनकम है। अगर ये 20,000 रुपए मतलब 1700 रुपए से कम में किसान आधे देश में अगर गुजारा करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी जरूरत देश में क्या होगी कि आज इन सबको एमएसपी मिलना चाहिए। ये कहना कि साहब इतना बजट नहीं है, मुझे लगता है कि ये जानबूझकर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिसको इंग्लिश में कहते हैं फियर साइकोसिस क्रिएट किया जा रहा है कि हाय बजट खत्म हो जाएगा। जब 7वां वेतन आया था और जो किसी ने पूछा था कि इसका कितना एडिशनल बर्डन होगा, कभी किसी ने पूछा कि ये पैसा कहां से आएगा? क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट कहती है कि जब 7वां वेतन आयोग सारे देश में इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उसमें 4.5 लाख से लेकर 4,80,000 करोड़ रुपए का
एडिशनल अतिरिक्त खर्चा हर साल होगा। कभी किसी ने बोला ये पैसा कहां से आएगा? अगर आज हमने 7 करोड़ रुपए किसानों को देना हो जाए तो देखिए हाहाकार मच जाएगा, सब ये पैसा कहां से आएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, और ये कितने लोगों को जाएगा? 50% पर पॉपुलेशन को जाएगा। मेरा मानना है कि इट इज टाइम टू रैशनलाइज ऑल दीज काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, ताकि हम देख पाए कि किस तबके को कितना मिल रहा है। और आफ्टर ऑल किसान को हम कब तक इग्नोर करेंगे? क्या उसके कब बच्चे तक हम अपने किसान को इग्नोर करेंगे? आपने सही बात की, और हम समझते हैं कि अगर प्रधानमंत्री खुद बैठक कर संज्ञान ले रहे हैं तो समझ रहे होंगे कि किस तरह से ये मसला है, कितना अहम है, कितना गंभीर है, और जो पूरा किसान वर्ग है किस तरह से मजबूती से एक साथ खड़ा हुआ है। आप दोनों आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज 41वां दिन है, और जिस तरह से हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में सनिका पटेल को बोलते हुए सुनाया था, मध्य प्रदेश के हरदा की वो 7 साल की बच्ची जिसके भाषण से जो सिंगू बॉर्डर पर घर बार छोड़कर बैठे किसानों के मन में जोश पड़ता रहा। तो सनिका को मिट्टी की बेटी भी कहा जाता है। सनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। सनिका, थैंक यू सो मच, आप जुड़ गई हो हमारे साथ। आपको किसानों की तो बहुत चिंता है, क्यों बताएंगे आप? हाँ। यस बेटा। सनिका, आप मुझे सुन सकती हैं? हाँ, सुन रही हूँ। आपको किसानों की बहुत चिंता होती है। आप तो सिंगू बॉर्डर में भी बोली, दिल्ली आई थी। हाँ, आई थी मैं दिल्ली। क्यों चिंता होती है आपको? क्योंकि मैं खुद भी एक किसान हूँ। मुझे किसान का दर्द पता है, इसलिए। किसान, आपको मिट्टी की बेटी भी कहा जाता है, पता है क्यों? हाँ। क्यों? मिट्टी की बेटी यानी गांव की बेटी, मिट्टी की बेटी यानी ग्रामीण संस्कृति के जुड़ाव की बेटी, मिट्टी की बेटी यानी पुरखों के सम्मान की बेटी, मिट्टी की बेटी यानी किसान की बेटी, मिट्टी की बेटी यानी देश की बेटी। मैं हूँ इस देश की बेटी, मुझे ये देश बहता है, पर ये जो वंदना इसकी मुझे वो कंठ बहता है। मेरे इस देश की मिट्टी में मेरी जान बसती है, मेरी सांसों से पहले भी ये हिंदुस्तान आता है, मेरी सांसों से पहले भी ये हिंदुस्तान आता है। बहुत खूब। एक और मैंने सुना है आप कविता बहुत अच्छा पढ़ती हैं, मसाले चल पड़ी हैं। बलबीर सिंह चीमा की कविता है मशाले चल पड़ी हैं, सुनाएंगी? हाँ जी। हाँ। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी, कह रही है झोपड़ी, और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है जानकर, बिन लड़े कुछ भी यहाँ मिलता नहीं है जानकर। अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। कफन बांधे हैं सिरों पर, हाथों में तलवार है, ढूंढने निकले हैं दुश्मन जी, जी। लोग मेरे गांव के, लोग मेरे गांव के। दे रहे हैं देख लो अब, दे रहे हैं देख लो अब वो सदाएं इनकलाब, हाथों में परचम लिए हैं लोग मेरे गांव के, हाथों में परचम लिए हैं लोग मेरे गांव के। सनिका, आप 5 साल की थी तो आप राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुआ था वहां पर भी गई थी, तो आप तैयारी कैसे करती हैं अपने आंदोलन में? जी। मुझे पापा मम्मी सिखाते हैं। पापा सिखाते हैं आपको ना? मेरी भी बात हुई थी उनसे। और कोई कविता आप कहना चाहेंगी? आपने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया था, अब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की कविता भी आपने पढ़ी थी। हाँ। बोलना चाहेंगी? हाँ। सुनाइए।
बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसी यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बिल्कुल, बहुत खूब। सनिका, आप दिल्ली आई थी, क्या आपके मन में था? आज आपने किसानों को देखा होगा बैठे हुए ठंड में, आप भी वहाँ पे थी, कुछ बता पाएंगी क्या मन में हुआ उनको देखकर, मिलकर? मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मुझे भी किसान का दर्द पता है, और मेरे पापा, दादाजी और दादी खेत में जाते हैं तो मैं उनके साथ जाती हूँ, वो काम करते हैं थोड़ा तो मैं उनको देखती हूँ। आपको क्या लगता है किसानों की जो मांगे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगी सरकार से? हाँ जी, बताइए। कि ज्यादा तो मैं कुछ जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मोदी जी ये 3 काले कानून आप वापस लें। प्रधानमंत्री कहेंगे कि ये तो किसानों के फायदे के लिए हैं, तो आप उनको क्या समझाएंगी? ये जो आंदोलन है, ये जो काले कानून है 3, वो किसानों के लिए अच्छे नहीं है। एक जो बिल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो किसान से उनकी फसल खरीदेंगी और अपनी मनमानी करेंगी। और एक और जो बिल है उसमें है कि जब व्यापारी बाहर से खरीदी करेगा जी, तो मंडियां खत्म हो जाएगी, फिर किसान अपनी फसल कहां पर बेचेगा? बिल्कुल सनिका, आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी। आप 7 साल की हैं और आपने जो अपना दर्द बयां किया है और किसानों का दर्द जो बयां किया है, आप मध्य प्रदेश से आती हैं, पंजाब हरियाणा से भी नहीं आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आप आगे और बढ़ें और तरक्की करें और ऐसे ही आंदोलन में हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए सनिका, थैंक यू। तो ये थी सनिका से बातचीत, मिट्टी की बेटी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम और खबरें आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश से एक खास खबर आई है, उसका रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जाति के नाम पर कार्रवाई का एक और अजीब उदाहरण देखने को मिला है। ठाकुर ब्रांड के जूते बेचने पर पुलिस ने नासिर नाम के एक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया और उसे हिरासत में ले लिया है। इस बीच बजरंग दल की नगर इकाई के नेता का दावा है कि उन्होंने अपनी पहल पर इस शख्स को जेल भिजवाया है। दिलचस्प ये है कि इस नाम के जूते बरसों से उत्तर प्रदेश में बिक रहे हैं, लेकिन जूते बनाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक जूते बेचने वाले को पकड़ लिया गया है। छब्बीस साल के नासिर के घर में कोहराम मचा है। फुटपाथ पे तखत रख के जूते चप्पल बेच के पेट पालता है, लेकिन बजरंग दल ने पुलिस से शिकायत की कि उसके कुछ जूतों पे ठाकुर लिखा है। वो जातीय दुर्भावना से ऐसे जूते बेच रहा है। इसके बाद पुलिस ने गरीब पटरी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली कि एक जाति सूचक शब्द के साथ जूते पर प्रयोग किया जा रहा है, जिसके जूते के तलवे में ठाकुर लिखा हुआ था। ठाकुर जाति का प्रयोग किया जा रहा है। हम जाति पर अपनी विशेष पे नहीं जाते, हिंदू हैं तो कोई भी जाति हो, उसके उपलक्ष्य में हमें सूचना मिली। हम तुरंत दुकान पर पहुंचे, अपने सभी साथियों के साथ मैं खुद दुकान पर पहुंचा और दुकान पर जूते देखने के बाद जूते ना मिलने के कारण उससे मांगा गया तो जूता उसने डिमांड पे दिया गया
वो एक किसी षड्यंत्र के तहत रचा जा रहा है। डिमांड पर जूते बेचे जा रहे हैं और उससे हमने मांगने के बावजूद डिमांड पर जूते दिए उनने, और जब उसे लेकर गए थाने में बंद करवाया और उसके 4 जोड़ी जूते बरामद किए गए। उसके बाद वो थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। अज्ञात निर्माणाधीन कंपनी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। उपरोक्त व्यक्ति के साथ गाजियाबाद भी पहुँचे गए हैं। दरअसल आगरा में ठाकुर फुटवेयर नाम की करीब 70 साल पुरानी फर्म है। अब उनके इस कारोबार को उनकी तीसरी पीढ़ी चला रही है। भाइयों में बंटवारे के बाद अब एक फर्म का नाम ठाकुर फुटवेयर और दूसरे का नाम ठाकुर शूज़ हो गया है। फर्म के लोग कहते हैं कि उनके पुरखों ने यह नाम रखा है, इसमें कोई दुर्भावना नहीं है। हो सकता है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश हो। हम लोगों का नाम है ठाकुर फुटवेयर कंपनी, फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है। हम कभी भी किसी भी फुटवेयर में ठाकुर नाम नहीं लगाते हैं। हम लोग मशहूर हैं ठाकुर के नाम से, लेकिन आज के दौर हम लोग उसमें लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं TFC। उसकी फुल फॉर्म है ठाकुर फुटवेयर कंपनी। क्योंकि हमारे जितने भी कस्टमर हैं सब ठाकुर हैं और हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम कोई भी ऐसे काम नहीं करना चाहते कि कहीं भी किसी को कोई आहत पहुंचे। ये किसी ने बदनाम करने की कोशिश की गई है। नासिर का परिवार बहुत गरीब है। वो फुटपाथ पे जूता बेच के गुजर बसर करता है। उसके पिता बग्घी चलाते हैं। टूटे फूटे छप्पर के घर में गुजारा होता है। वो दिल्ली और आगरा की थोक की बाजार से थोड़े बहुत जूते खरीद के सड़क के किनारे बेचता है। अब उसके घर में मातम है। जूते तो बेच रहा है, वो तो मजदूर आदमी है। अल्लाह हम कैसे करेंगे? अल्लाह हमारा कोई सहारा भी ना है। अल्लाह कैसे होगी? अल्लाह अड्डे पे से उठा के देखा, वो पता भी ना चली घर में तो। वो तो मजदूर है, वैसे रोज के खाना कमाने वाले हैं। वो कैसे करेंगे? हमारे तो बच्चे छोटे बच्चे भी बीमार है। इतने दिन से दवाई चल रही है मेरे बच्चों की। बजरंग दल की शिकायत पे पुलिस ने उसके खिलाफ IPC की दफ़ा 153A, 323 और 504 में मुकदमा दर्ज किया है। परिवार का आरोप है कि 2 दिन तक वो उसे थाने में बंद किए रहे। अब बड़े फख्र से पुलिस ने ट्वीट किया कि इस प्रकरण में वर्तमान विधि व्यवस्था के अनुसार जो सुसंगत था वह कार्रवाई की है। यदि पुलिस कार्रवाई ना करती तो बहुत सारे लोग उल्टी भिन्न प्रतिक्रिया देते। अतः पुलिस ने नियम का पालन किया है। कृपया इसे इसी रूप में देखें। विशाल चौहान नाम के एक व्यक्ति ने यह सूचना दी थी कि नासिर नाम के एक व्यक्ति ने अपनी दुकान में जूते बेच रहा है और जूते के तले पे जाति सूचक शब्द जैसे ठाकुर लिखा हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना गुलाटी पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई को खुद यूपी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे लोग गैर कानूनी बता रहे हैं। जूते की कई फर्मों के नाम के आगे ठाकुर लफ्ज जुड़ा हुआ है। अब सरकार ने उनके ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन किया है, सरकार ने उनकी फर्म का रजिस्ट्रेशन किया है, उसी नाम से वो इनकम टैक्स देते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को चाहिए कि उसे बजरंग दल से सलाह ले पहले कि इस नाम से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वरना पुलिस वाले गरीब पटरी दुकानदार को इसी तरह पकड़ के जेल भेजते रहेंगे। बुलंदशहर में मनीष शर्मा और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।